नमस्कार। ओनली माय हेल्थ के इंस्टा लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है। आईवीएफ डे के के उपलक्ष्य में ओनली माय हेल्थ सेलिब्रेट कर रहा है, कैंपेन चला रहा है खुशखबरी विद आईवीएफ। तो आज हम इसी चीज़ पर लाइव सेशन कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर रितु हिंदुजा हैं। ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं एट नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी में। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रितु, आप प्लीज हमें रिक्वेस्ट भेजिए। ओके। डॉक्टर रितु, एक बार आप प्लीज फिर से रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं आपको ज्वाइन करा सकूं। ओके, ग्रेट। हेलो, सो डॉक्टर रितु इज विद अस। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आईवीएफ बहुत ही सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करें कि क्या होता है। ओके, तो बेसिकली आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना। तो इन विट्रो मतलब जो भी हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको हम इन वाइवो बोलते हैं, और जो भी हमारे बॉडी के बाहर होता है उसको हम इन विट्रो बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो बॉडी में ना होते हुए हम उसको लेबोरेटरी में करते हैं, और इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहा जाता है। ओके, सो आईवीएफ प्रोसीजर कितना रिस्की है? आईवीएफ प्रोसीजर को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी साल हो चुके हैं, मेनी डेकेड्स हो चुके हैं। ये एक प्रोसीजर है जिसने अपनी सेफ्टी और अपनी जिस चीज को कहते हैं क्षमता, जो उसकी सक्सेस रेट है, वो इतना प्रूव कर चुके हैं कि फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो दुनिया की थी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया हुआ है। एंड इतना सेफ ये प्रोसीजर है दैट वी हैव नॉट सीन, लॉन्ग टर्म स्टडीज भी इसकी सेफ्टी प्रूव कर चुके हैं। और इसमें ना कि माँ ना कि बच्चे दोनों में कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स इस प्रोसीजर की वजह से नहीं देखे गए हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट आईवीएफ प्रोसीजर जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था 1978, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? करेक्ट, करेक्ट। सो लेकिन अभी आपने बोला कि कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी कुछ आईवीएफ प्रोसीजर्स फेल होते हैं। तो क्यों होते हैं फेल, या अगर होते हैं तो हम और कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हैं? ओके, तो आईवीएफ का अपने टेक्नोलॉजी का एक सक्सेस रेट है ना। तो वो जो फेलियर्स होते हैं वो कई रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कई बार हमारे पेशेंट का इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं हम जिस चीज को, कि पेशेंट में ही ऐसी कोई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आईवीएफ इज नॉट 100%। मतलब जब हम पेशेंट से काउंसलिंग भी करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, तो हम उनको ये चीज बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि आईवीएफ का मतलब ये नहीं है कि आप 100% ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आईवीएफ की हाँ टेक्नोलॉजी या सक्सेस, जो टेक्नोलॉजी है उसका एक सक्सेस रेट है, जिस सक्सेस रेट के अंदर ही रह के हम काम कर सकते हैं। इट इज नॉट मैजिक, इट इज साइंस। ये साइंस है, इसमें कोई जादू नहीं होता है। इसलिए कई बार जो है आईवीएफ फेल हो जाता है, कई बार नोन रीजंस की वजह से, जिसमें हम जब केस को वापस स्टडी करते हैं तो हमें कई रीजंस दिखते हैं, जैसे एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या स्पर्म्स की क्वालिटी नहीं अच्छी थी। या जब हम आईवीएफ स्टार्ट ही करते हैं, केसेस जिसमें एंडोमेट्रोसिस होता है या स्पर्म फैक्टर बहुत ही पुअर होता है, तो हम पहले से ही काउंसल करके रखते हैं पेशेंट को कि आपका सक्सेस रेट थोड़ा गार्डेड है, थोड़ा कम है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम आईवीएफ नहीं करेंगे तो जो आपको ये 50-60% चांस है आपका प्रेग्नेंट होने का, वो भी नहीं रहेगा। और अगर बच्चे की जिंदगी में जरूरत महसूस हो रही है, तो ये एक तरीका है जिससे वो जरूरत को पूरा किया जा सकता है। तो बेसिकली पर कोई भी डॉक्टर दुनिया में कभी भी इस चीज को 100% नहीं बोलता है। एक सक्सेस रेट है जिसके अंदर रह के हम काम करते हैं। तो कई आईवीएफ साइकिल्स डेफिनेटली फेल हो जाती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा कितनी बार कर सकते हैं, ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं है कि हम इसे कितनी बार कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में जब लेबोरेटरीज इतनी अच्छी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, डॉक्टर्स इतने सालों से इसको करके अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, या मेडिसिन इतनी अच्छी हो गई हैं,
सब तरीकों से जो है हम इतने वेल इक्विप्ड हैं कि 2 या 3 बार से ज्यादा मोस्टली किसी कपल को इसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली हम प्रेगनेंसी अचीव कर ले जाते हैं 2 या 3 बार में। करेक्ट। तो वैसे आपको बता दें दर्शक लोग की जो है इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। बाकी एक क्वेश्चन आता है एज फैक्टर का, तो क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी है कि क्या 40+ या 45+ को मतलब फेलियर होने का रीजन एज फैक्टर है? एज डेफिनेटली हर चीज में मायने रखता है। आप मेडिकल साइंस में किसी भी मेडिकल साइंस में जाएंगे, एज हमेशा एक डेटरिंग फैक्टर रहता है। आप कुछ भी करने जाए, आप अगर छोटी उम्र में कोई प्रोसीजर कराते हैं उसका हीलिंग फास्ट होता है, आप अपने रोजाना जिंदगी में वापस जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं। द सेम वे जब हम आईवीएफ करते हैं या हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज करते हैं तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिसमें सक्सेस डिफाइन होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि एज के साथ साथ जो है मेन में इतना नहीं, आदमियों में इतना नहीं, लेकिन औरतों में उम्र का बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता है। उनके एग का नंबर और क्वालिटी दोनों चीजें जो हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे आईवीएफ के सक्सेस रेट पे हैम्पर करता है। और जो एम्ब्रियोज या भ्रूण बनते हैं जब हम आईवीएफ करते हैं उनकी क्वालिटी भी कम होती है, क्योंकि वो एग की क्वालिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है, एम्ब्रियो की क्वालिटी के साथ साथ आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। जब एक औरत 40 के ऊपर हो जाती है तो ये सब सिंड्रोम्स की भी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, ना कि सिर्फ आईवीएफ में। लेकिन जब घर पे आप ट्राई करते हैं, जब कोई औरत घर पे भी प्रेग्नेंट हो जाती है बिना किसी मदद के, उनमें भी ये जो सिंड्रोम्स के जो चांसेस होते हैं, जिन औरतों में उम्र ज्यादा रहती है उसमें उनकी ये प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज बढ़ जाता है। डेफिनेटली ये सब चीजें जो है वो हमारे सक्सेस रेट को हैम्पर करती हैं। जी बिल्कुल। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टर्म है जो बहुत ही ज्यादा लोग डरते हैं या झिझकते हैं इस पर बात करने के लिए। उन्हें लगता है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए या कोई क्या सोचेगा। बहुत ये एक सोसाइटी में फैला हुआ है इनफर्टिलिटी। आपके हिसाब से आईवीएफ के आने के बाद क्या इसमें कुछ बदलाव आया है या कुछ अवेयरनेस में कुछ बदलाव है, या आप इसे कैसे देखती हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि आईवीएफ पर से की वजह से कोई बदलाव आया है। आज भी लोग जब आईवीएफ के ट्रीटमेंट से कंसीव करते हैं, जबकि आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट ने उनकी जिंदगी में इतना बड़ी खुशी लाई होती है और इतना बड़ा बदलाव लाया होता है, तो भी लोग इस बात को शेयर करने से झिझकते हैं। आज भी लोग आईवीएफ करने के बावजूद अपनी आईवीएफ प्रेगनेंसी के बारे में छुपाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे से कि उन्होंने मदद लेके या ये ट्रीटमेंट लेके बच्चे को कंसीव किया था। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एज डॉक्टर्स या एज जो हमारा एक ब्रांड है नोवा आईवीएफ, या दूसरे ब्रांड्स हैं, या आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके बारे में खुल के आके बात करना हम लोगों ने जो शुरू किया है, हमने जो अवेयरनेस क्रिएट की है, उसकी वजह से कहीं थोड़ा बहुत असर हमें दिखने लग गया है हमारे प्रैक्टिस में, जिसमें हमें लगता है कि हाँ, लोग अब जो है इस चीज को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो 10 साल पहले या 15 साल पहले एक पेशेंट को कन्विंस करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी कि नहीं आप आईवीएफ करा लीजिए, आईवीएफ आपके लिए अच्छा है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आज वो मेहनत, चाहे वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन वो मन बना के जरूर आते हैं कि हाँ, और स्टडी करके आते हैं, गूगल करके आते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ के आते हैं, आपके जैसे चैनल्स को फॉलो करके आते हैं, और फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये बना के आते हैं कि हाँ, हमें आईवीएफ करना है, इससे हमारा फायदा होगा, ये नुकसानदेह नहीं है और इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये टेक्नोलॉजी क्या है उनको आज पता है और वो इस चीज को एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी हो गया है। अब उसमें हमें कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपस में बात करना, एक दूसरे को बताना आज भी
आई थिंक बहुत सारे कपल्स नहीं करते हैं और नहीं बताना चाहते हैं। जी, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो झिझकते हैं इस चीज पर बात करने के लिए। लेकिन बिल्कुल। डॉक्टर ये तो हर चीज में कुछ ना कुछ डूज एंड डोंट जरूर होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छा ठीक है, ये आपके डूज है, ये आपको करना है, ये नहीं करना है। तो आईवीएफ के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या रिकमेंड करेंगे? क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो कपल्स क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आप कुछ भी, आप जब कंसीव करने की ही कोशिश करते हैं, आप आईवीएफ को तो साइड में रख दीजिए, लेकिन जब भी आपने मन बनाया होता है कि अब हमें बच्चा प्लान करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से करना हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स आप खाने पीने पे ध्यान दें, विटामिन रिच खाना खाएं, हर रंग का खाना खाएं, अपने शुगर्स को कट डाउन करें, एक्सरसाइज को अपने रोजमर्रे की जिंदगी में इनकलकेट करें। 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। अल्कोहल को कट डाउन करें, स्मोकिंग अगर करते हैं हस्बैंड या वाइफ या दोनों, उस चीज को कम नहीं लेकिन बंद ही कर दिया जाए। मेरे हिसाब से तो किसी को स्मोकिंग स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मोकिंग का इफेक्ट आपके स्पर्म्स या एग्स पे एक बार हो जाता है तो उसको हम निगेट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उस इफेक्ट को निगेट कर सके। ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो औरतें हैं, अगर वो प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी, वो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर सकती हैं। और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आपके सिर्फ आईवीएफ या कंसीव करने में मदद नहीं करेंगी, लेकिन बहुत सारे आपकी जनरल हेल्थ या वेल बीइंग के लिए अच्छी है। वही सेम चीजें आपके आईवीएफ और आपके कंसीव करने के लिए भी अच्छी हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है, और अभी आप फॉलिक एसिड का जिक्र कर रही थी, तो ऐसे ही हेल्दी डाइट के लिए आप क्या, ऐसी डाइट क्या लेना चाहिए उन लोगों को? क्या मतलब आप कुछ डाइट के बारे में बताइए। डाइट के बारे में, शुगर्स तो अब पूरी दुनिया को पता है, रिफाइंड शुगर्स नहीं लेने चाहिए। रिफाइंड शुगर से बहुत हानि होती है। रिफाइंड शुगर्स जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए। जितना आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, अलग अलग रंग की वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। कोक, पेप्सी, सेवन अप, ये सब का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बेहतर रहता है। इनमें बहुत हाई शुगर कंटेंट रहता है। ये सब चीजें जो है, जो भी हेल्दी होता है, या जो भी खाना जिसके पैकेट पे इंग्रेडिएंट लिस्ट ना हो, वो खाना इज वेरी हेल्दी फॉर यू। जब आप पालक लेने जाते हैं उसमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं होती है, लेकिन जब आप ब्रेड खाएंगे या बिस्किट खाएंगे या चिप्स खाएंगे उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। तो जो भी खाना जिसमें इंग्रेडिएंट की लिस्ट ना हो वो खाइए, वो आपके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा है। जिस भी चीज में आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़नी पड़े उस चीज को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए, तो ये सब चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यानी कि पैकेज फूड को अवॉइड करें और हरी सब्जियों पे ज्यादा ध्यान दें, है ना? करेक्ट, करेक्ट। जी। तो और अच्छा, कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो प्रेगनेंसी में भी कहते हैं थायराइड की प्रॉब्लम के कुछ इश्यूज आते हैं। अगर आईवीएफ कैंडिडेट को थायराइड इशू है तो उसे आप क्या बोलेंगे, कैसे वो ठीक करे, या फिर क्या स्टेप्स उसे लेने चाहिए? जब हमारे पास एक लेडी कंसीव करने के लिए आती है, थायराइड का टेस्ट करना मैंडेटरी होता है। हम सारी औरतों के लिए ये थायराइड का टेस्ट करते हैं। जब भी थायराइड थोड़ा डिरेंज्ड आता है, हम उसको टैबलेट द्वारा उसको कंट्रोल करने की सलाह देते हैं। हम उनको टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत सारे योगा में आसन होते हैं जो कहते हैं कि थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक होती है सपोर्टिव थेरेपी और एक होती है मेडिकल थेरेपी। आप सपोर्टिव थेरेपी साथ में कर सकते हैं, लेकिन दवाई लेना आप बंद नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो लेवल्स आपके कंट्रोल में नहीं आना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा थायराइड का टाइटर कंट्रोल की जरूरत होती है, तो हम बहुत सारे लोगों को थायराइड की दवाई जरूर हम रेकमेंड करते हैं। साथ में वही एक हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा के थोड़े आसन और एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु, आप हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ी, और आई होप हमारे दर्शकों को आईवीएफ के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया, तो समझ आ गया होगा। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फो के लिए ओनली माई हेल्थ को फॉलो करें।
थैंक यू सो मच।